नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज इन्वायरमेंट डे भी है, तो 5 जून को ही मनाया जाता है। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक होगा वेनेजुएला और इंडिया। वेनेजुएला की जो कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, वो भारत की यात्रा पर आई हैं और उनके साथ कई सारे डील वगैरह पर साइन किए जाने की संभावनाएँ हैं। इस टॉपिक को ज़रा देखेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे, वेनेजुएला के ज्योग्राफी को भी देखेंगे। भारत सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए बॉन्ड पर जो कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है उसे समाप्त करने की घोषणा की है। कब से समाप्त किया जाएगा ये तो नहीं बताया है, लेकिन उसे ज़रा हम लोग समझेंगे। इन सभी का तात्पर्य यही है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि विथ होल्डिंग टैक्स को भी भारत सरकार ने क्या किया है, तो कम किया है। तो विथ होल्डिंग टैक्स हो या फिर कैपिटल गेन टैक्स हो, इन सभी को कम करने का तात्पर्य ये है कि सरकार को समझ में आ रही है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक तक नहीं आ रहे हैं, एफडीआई तो दूर की बात है। कल हमने एफडीआई के बारे में समझा था, उसके संकट के बारे में भी देखा था। आज हम लोग ज़रा सबसे पहले टॉपिक में इसी को देखेंगे कि क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स, क्यों नहीं आ रहे हैं भारत में, और वर्तमान में कितना लिया जाता है और सरकार कितना करने का प्रयास करेगी। एक एक करके शुरू करते हैं टॉपिक को। एक चीज़ और है, देखिए क्या है, एक एक्सपोर्ट कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट। इस पर आरोप है कि 15.5 लाख करोड़ का इसने दिखाया कि हमारा खाता है, हमारी बिक्री है, एक्सपोर्ट हम करते हैं। 15.5 लाख करोड़ है ना, अंबानी जी की कंपनी से थोड़ा सा ही कम कागज़ पर दिखाया। और इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी 10% की है। इस कंपनी में एलआईसी, जिसने नीचे प्रचार किया हुआ, इस कंपनी की हिस्सेदारी 10% है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके जो राजेश एक्सपोर्ट है, इसका वास्तविक टर्नओवर तो कुछ करोड़ रुपए का है। तो बाकी का जो पैसा है वो क्यों दिखाया गया, कहाँ गया, अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सेबी ने जवाब मांगा है इस एक्सपोर्ट कंपनी से। तो इस न्यूज़ के बारे में कल परसों हम लोग देखेंगे, जब थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा कि क्या है ये इशू। फिलहाल में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए क्या है, एक चीज़ और है कि 12 जून से हम लोग शुरू करेंगे। आज इसके बारे में अलग से जानकारी मैं पोस्ट कर दूंगा पहले, और कल बता भी दूंगा। 12 जून से 12 जुलाई तक के लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आएगा और उसके वीडियोस भी आएंगे। जो जुड़ेंगे उनके लिए ही आएगा। अभी मत मैसेज कीजिएगा, कल आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। आज यूट्यूब पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ये लास्ट टाइम प्रीलियम बूस्टर टाइप का होगा, जिसमें केवल 15 के 15 फुल लेंथ टेस्ट ही होंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्राइस तो सबसे कम ही रहता है हमेशा ही, तो आप जुड़ सकते हैं। कल से जुड़िएगा, कल से मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है, कैपिटल गेन टैक्स हटाने को लेकर के सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की योजना बना रही है। इसका प्राथमिक जो विनियामक उद्देश्य है, देश के डेब्ट मार्केट में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाना, अर्थात देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या एफडीआई ये बढ़े, इसके लिए सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। लेकिन वास्तविक तौर पर रिजल्ट कम दिख रहे हैं अभी भी। जो इस न्यूज़ में भी, इस न्यूज़ के कटिंग में भी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो कहा है कि इससे हमें तुरंत तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म तक अगर यही चीज़ रहता है तो कुछ बेनिफिट हमें ज़रूर ही मिल सकता है। विथ होल्डिंग टैक्स हटाने का भी प्रस्ताव था, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। विथ होल्डिंग टैक्स जो होता है, सरकार ने उसे भी हटाने का प्रयास किया था। मैंने आपको समझाया भी था कि क्यों हटाने का प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि चाह रही है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं वो भारत के शेयर मार्केट में आएँ, पैसा लगाएं, इक्विटी में शेयर खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें, जिससे भारत में पूंजी का प्रवाह जो है वो ज़्यादा हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रुपए का कमज़ोर होना, डॉलर का मजबूत होना। तो रुपया जो कमज़ोर हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रुपए की डिमांड जो है वो कम हो गई है, वैल्यू कम हो गया है। इसके कारण से ही सरकार इस प्रकार के टैक्स जो पहले लगाए जाते थे उन्हें कम कर रहा है, ताकि निवेशक जो हैं वो प्रोत्साहित हों भारत में निवेश करने के लिए। इसके पीछे क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं, तो सबसे प्रमुख कारण है रुपए के अवमूल्यन का मुकाबला करना। रुपया पिछले 6 महीने में करीब में 6% के आसपास में टूट चुका है,
जो 89 के आसपास हुआ करता था वो 95 के पार चला गया है। तो इसके कारण से तेल की बढ़ती कीमत, शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली के कारण रुपया वर्ष की शुरुआत से अब तक 5% से अधिक कमज़ोर हो चुका है और इस कमज़ोर होने के कारण से भारत के बाज़ार में इकोनॉमिक रूप से स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब जरा इस टैक्स के बारे में समझेंगे, वर्तमान दरों को समझेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि आपके प्रीलिम एग्जाम में यहीं से सवाल बनाया जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्दों पर गौर कीजिएगा। वर्तमान विनियामक ढांचे के तहत अंडर द करेंट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क विदेशी निवेशक 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध शेयर और बॉन्डों पर 12.5% का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। 12.5% का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, जितना आपने शेयर रखा उससे जो आपको लाभ मिला है, उस लाभ का 12.5 रुपया, अगर 100 रुपया लाभ मिला है तो 12.5 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यही है कैपिटल गेन। जो हमने गेन किया कैपिटल, उस पर टैक्स लगाया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में सब कुछ लुटा देते हैं तो सरकार आपको एक पैसे का मदद नहीं करती है, लेकिन अगर आपने कुछ कमाया तो वहाँ पर टैक्स ज़रूर ही लिए जाते। उसी को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। इस नीतिगत योजना की खबर के आते ही शुरुआती कारोबार में भारत का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड एक बेसिक पॉइंट गिरकर 7.1 पर आ गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि योजना कब से प्रभावी होगी, सरकार ने अभी तक इसके बारे में नहीं बताया। अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि जादुई कोई तीर नहीं होता। अब जरा हम लोग पूंजीगत लाभ कर को और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, कितना लिया जाता है, किन से कितना लिया जाता है, भारतीय लोगों पर कितना है, गोल्ड पर कितना है, बाकी चीज़ों पर कितना है। जब आप पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड्स, ज़मीन, सोना या बॉन्ड, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल हैं। ये सब के सब में पैसे लोग निवेश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए SBI का शेयर, आपने 100 शेयर खरीद लिए, एक शेयर का दाम 1000 रुपया, तो आपको उतने उस हिसाब से पैसे देने पड़े। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में कई सारे लोग पैसे लगाते हैं कि पर मंथ इतना कट करके जमा हो जाए। ज़मीन आप खरीदते हैं, सोना जो खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, ये सब के सब क्या है, परिसंपत्ति है। ठीक है। उसके खरीद मूल्य से अधिक दाम पर बेचते हैं तो उस पर होने वाला शुद्ध मुनाफा, जैसे सोना आपने खरीदा, मान लीजिए 70,000 का था तब आपने खरीदा, अभी 1.65 का है तब आपने बेचा, 1.75 का है सॉरी तब आपने बेचा, तो इसमें जो आपको फ़ायदा हुआ उस फायदे पर कर लगाया जाता है, कैपिटल गेन कहा जाता है। इस मुनाफे पर सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर को पूंजीगत लाभ कर कह दिया जाता है। वर्गीकरण 2 प्रकार से इसका होता है, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 प्रकार से होता है। कम अवधि के लिए संपत्ति रखने पर शॉर्ट टर्म लगता है, लंबी अवधि के लिए संपत्ति रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग अवधि का मानदंड भी बनाया गया, किसी लाभ को अल्पकालिक माना जाएगा या दीर्घकालिक, या इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति आपके पास कितने समय तक रही है। किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस प्रकार से कहा जाए, तो ये इस बात पर मायने रखता है कि आपने कितने दिन तक उसे होल्ड किया है, रखा है अपने पास में। सूचीबद्ध शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स 12 महीने तक अगर आप रखते, मान लीजिए आपने SBI का कोई शेयर खरीदा और आपने उसको होल्ड किया हुआ है, जब चूँकि आपने ख़रीदा था, मान लीजिए जैसे 700 रुपये पर आपने ख़रीदा था, वर्तमान में वह 1200 रुपये के आसपास में ट्रेंड कर रहा है। आप इसको रखे हुए हैं पिछले 1 साल से कि भाई क्या पता या 700 खरीदा हुआ 1400 चला जाए, तब मैं बेचूं, तब रुपया 2 गुना करके मुनाफा कमा लूं। तो ये क्या हो गया भाई, 1 वर्ष तक अगर आपने रखा है तो अगला है अचल संपत्ति, ज़मीन, मकान और सूचीबद्ध शेयर 2 वर्ष के लिए। ऋण साधन जैसे सोना 36 महीने के लिए रखा है, तो इसको अलग अलग मानदंडों के हिसाब से बांटा जाता है कि कौन सा शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म होगा। तो ये जो तीनों दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों शॉर्ट टर्म के दिए हुए हैं कि कम से कम अगर आप 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 36 महीने होल्ड करते तो ये आपका STCG में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। और अगर आपने उसको 1 वर्ष से ज़्यादा तक होल्ड किया हुआ है, जैसे शेयर को 1 वर्ष से ज़्यादा तक, तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। अचल संपत्ति को 2 वर्ष से ज़्यादा तक, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ऋण साधन जैसे गोल्ड को आपने 3 साल से ज़्यादा तक होल्ड किया हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा,
इसको ज़रूर याद रखिएगा। वर्तमान कर दरें भारतीय नागरिक बनाम विदेशी नागरिक, तो भारतीय नागरिकों के लिए सूचीबद्ध शेयर इक्विटी फंड पर शॉर्ट टर्म में 20% है, लॉन्ग टर्म में 12% है, इसको ज़रूर याद रखें। अचल संपत्ति पर आयकर स्लैब की दरों के हिसाब से लगाया जाता है, लॉन्ग टर्म में 12%, 12.5% रखा गया है। इसी प्रकार से गोल्ड के लिए भी लॉन्ग टर्म में 12.5% के लिए भारत के लोगों के लिए रखा गया है। म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में आयकर स्लैब के हिसाब से ही कर लगाए जाते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अब इसी को सरकार कम करने जा रही है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अगर किसी के पास शेयर है, गोल्ड है, ज़मीन है, तो उसके लिए अलग अलग है। अल्पकालिक के लिए शेयर इक्विटी के लिए 20% है, लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% का है। इसी को सरकार कम करने जा रही, इसी को सरकार कम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें। और सूचीबद्ध शेयरों के लिए 30% टैक्स स्लैब के अनुसार और 12.5% बिना इंडेक्शन और मुद्रा उतार चढ़ाव लाभ के लिया जाता है। सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूति 30% या टैक्स स्लैब के अनुसार शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में 12.5%। सरकार जो है अभी फ़िलहाल में बॉन्ड जो है, सरकारी बॉन्ड जो है उसी पर टैक्स कम करने जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकारी बॉन्ड के साथ साथ इक्विटी जो है, शेयर्स जो हैं, उस पर भी आने वाले समय में आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, विथ होल्डिंग्स क्या होते हैं। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति जो है अभी सही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उन्होंने तो अतिशयोक्तिपूर्ण ये तक कह दिया कि सरकार इमरजेंसी लगा देगी, ये करेगी, वो करेगी। क्या करेगी नहीं पता, लेकिन सरकार जो है बहुत सारे तीव्र गति से सुधार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति वेस्ट एशिया क्राइसिस ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया। बहुत कंसर्न हो गया सरकार के सामने। रुपया 100 के पार जा सकता है, जिसके कारण से महंगाई जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो भी होगा देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस पुरस्कार आवंटित किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे कि यह पुरस्कार कई वर्षों से दिया जा रहा है। इसके बारे में ज़रा डिटेल में समझेंगे किस किस को पुरस्कार दिया गया, और पुरस्कार के बारे में भी समझेंगे कि किस प्रकार से यह पुरस्कार दिया जाता है। केंद्र सरकार ने देश भर में केंद्रीय और राज्य और स्थानीय सरकार, ये ज़रूर याद रखिएगा, गवर्नमेंट की जो तीनों स्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जो हैं और लोकल बॉडीज जो हैं, इन तीनों ही स्तर पर सरकारों के द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार बांटा जाता है। ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार को विजेता के रूप में नामित किया था। पुरस्कारों का वर्गीकरण 2 जुलाई को आयोजित होने वाले एक आधिकारिक समारोह के दौरान 10 परियोजनाओं को स्वर्ण पुरस्कार और 6 परियोजनाओं को रजत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। संस्थागत अधिदेश भी है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार हर वर्ष ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन के लिए 7 श्रेणियाँ 7 कैटेगरीज के तहत में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। एग्री स्टैक कृषि मंत्रालय का है यह। एग्री स्टैक कृषि मंत्रालय किस किस को अवार्ड मिल सकता है? यह किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वित्त पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी के संबंध में मजबूत डेटा रूप प्रदान करता है। इसको पुरस्कार दिया जाएगा। ई जागृति या उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म है, ऐप हैं, वेब सर्विस है, ये सब के सब ई गवर्नेंस की पहल है कि सरकार और लोग के बीच में कोई और नहीं है। डायरेक्ट सरकार से लोग, गवर्नमेंट टू पीपल, ये इसका मोटो होता है। यह केंद्रीकृत उपभोक्ता शिकायत पोर्टल है जो नागरिकों को बीमा, बैंकिंग, आवास, बिजली, वित्त, चिकित्सा देखभाल, ऑटोमोबाइल जैसे कुछ भी हो तो आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई जागृति या उपभोक्ता मंत्रालय का है तो यह भी पुरस्कार पाएगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो है उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने महाकुंभ के दौरान ई गवर्नेंस पहल को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया। हालांकि कई सारे लोगों की दब के कुचल के मृत्यु भी हुई थी, लेकिन उसका ई गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा महाकुंभ 2025 के बड़े प्रबंधन और सुरक्षा नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस पहल के व्यापक कार्यान्वयन को पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इसके बारे में थोड़ा और स्पष्टीकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय में कौन सा है? तो ई संजीवनी
टेलीमेडिसिन सेवा, मतलब दूरस्थ मेडिसिन सेवा जो है ई संजीवनी पहल, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ई संजीवनी सेवा के तहत संचालित AI सक्षम नैदानिक निर्णय सहायता प्रणाली को पुरस्कृत किया जा सकता है। केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद है, केरल गवर्नमेंट का है यह। रक्तदान वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए उनके अभिनव ब्लड बैग ट्रांसबिलिटी एंड नागरिक इंटरैक्शन पोर्टल को पुरस्कृत किया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय न्याय वितरण प्रणाली के त्वरित डिजिटलीकरण के लिए केरल उच्च न्यायालय की जिला अदालत केस प्रबंधन प्रणाली को भी राष्ट्रीय पुरस्कार में सूची में स्थान मिला है। अब जरा इसे डिटेल में और समझेंगे हम लोग कि यह पुरस्कार क्या होता है। यह AI जनरेटेड है, यह रियल इमेज नहीं है। पुरस्कार क्या होता है, तो यह पुरस्कार केंद्र, राज्य और लोकल बॉडीज़, तीनों स्तर पहले तो याद रखना है, सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सबसे प्रभावित ई गवर्नेंस पहल को सम्मानित करने के लिए किया जाता है कि आपने कितने बेहतर तरीके से लोगों तक सेवाओं को पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और लोकल बॉडीज़ का कोई पहल है तो उसे सम्मानित किया जाता है। नोडल मंत्रालय, यह पुरस्कार भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बंधुओं, तो इस गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। इसका 29वां संस्करण है ये, 29वां संस्करण है ये। इससे पहले 28 बार दिया जा चुका है। यह किस आधार पर दिया जाता है, तो सिटीजन सेंट्रिक यानी कि नागरिक केंद्रित जुड़ाव जो है, पारदर्शिता और दक्षता, उसके अलावा क्या है तो व्यापक अनुकरणीयता, स्वर्ण रजत पुरस्कार पात्रता, स्वर्ण और रजत पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, 7 श्रेणियों के तहत दिया जाता है। इसमें अकादमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता, स्टार्टअप के सहयोग, ज़मीनी स्तर पर ग्राम पंचायत सेवाओं का सुदृढ़ीकरण या उभरती प्रौद्योगिकी जो हैं AI मशीन लर्निंग, इसका उपयोग करके अगर आपने लोगों तक सेवा पहुंचाया है तो उन सभी क्षेत्रों को सम्मानित किया जा सकता है। कोई भी कुछ भी आपने बेहतर काम किया है, अगर लोगों तक वह पहुंचा दिया है आपने सरकार के जरिए, तो आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। नागरिक केंद्रित होना चाहिए, नवाचार और उभरती तकनीक का उपयोग हो, पारदर्शिता और जवाबदेही होना चाहिए, अनुकरणीयता होना चाहिए, तब जाके यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्वर्ण पुरस्कार, इसके तहत विजेता परियोजनाओं की एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। रजत पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2003 से शुरू हुआ ये डिजिटल इंडिया मिशन, और भी कई सारे मिशन है गवर्नमेंट के, उनको यह आगे ले जाने में मदद कर रहा है। इंडिया यूके लॉन्च ऑब्जर्वेटरी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत और यूके के द्वारा। क्रिटिकल मिनरल्स वेधशाला की शुभारंभ, लॉन्च ऑफ GSCO क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इसी को लॉन्च किया गया है। देखिए क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO, ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में GSCO पहल किन किन देशों ने मिलकर के शुरू की है, तो भारत और यूके ने मिलकर के शुरू की है, जिसमें यूके का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और भारत की ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद, जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है माइनिंग के मामलों में, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोनों हैं इसमें शामिल, ज़रूर इसको याद रखिएगा, सवाल ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से। क्या क्या चीज़ें हैं, तो यह वेधशाला भारत और ब्रिटेन के अग्रणी शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जा सके, खनन किया जा सके, ढूंढा जा सके उन इलाकों को जहाँ पर मिल सकता है। इस मंच का संचालन भारत की ओर से ISM धनबाद, IIT धनबाद जिसको कह देते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन, और ब्रिटेन की ओर से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग जो धनबाद है वो, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों संस्थान मिल करके क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में रिसर्च करेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये सब काम इनका होगा। यह वेधशाला वैश्विक रणनीति, खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी, ट्रैकिंग, गहन विश्लेषण, पहले ही बताया आपको,
डेटा संचालित प्लेटफॉर्म इत्यादि के रूप में कार्य करेंगे। बाकी तो सारे डेकोरेटिव वर्ड होंगे। क्या इसका हो सकता है? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को समर्थन, कि भाई उद्योगों का समर्थन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अपने काम का नहीं है। जो अपने काम का था मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी तो इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसे उपयोग किया जाएगा। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित नाइट ड्रेस में गिरफ्तार करके ले गए थे अमेरिका, तो उसके बाद ही अमेरिका के विदेश मंत्री जो आए हुए थे भारत, मार्को रूबियो, उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो कुछ दिनों बाद भारत जाएंगी और भारत वेनेजुएला जो है एनर्जी सप्लाई को लेकर के एग्रीमेंट साइन करेगा। तो ये कोई खुद से नहीं आई हैं, इनको इनके डैडी जी ने बोला है कि जाओ भारत घुमाओ, अच्छा मौसम है आजकल, वहाँ पर आम भी बिक रहे हैं। तो ये आई हैं भारत, किसी कहने पर आई है, मैं आपको ये कह रहा था। और भारत की मजबूरी है कि भारत अपने बगल में ईरान से तेल नहीं खरीद करके वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका जा रहे हम तेल खरीदने के लिए। तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी ऑटोनॉमी पेपर पर ज़्यादा दिखता है, हवा की वास्तविकता हकीकत में थोड़ा सा कम दिख रहा है। हालांकि वेनेजुएला जैसे देश जो तेल के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है इनके पास में, इनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना तो अच्छी बात है ही। समझेंगे ज़रा इस टॉपिक को भी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से आ रही है। वेनेजुएला में अमेरिकी शासन सत्ता स्थापित है अभी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों। तो दरअसल में ये वेनेजुएला की राष्ट्रपति नहीं है कार्यकारी, बल्कि अमेरिका के वित्त पोषित, अमेरिका के द्वारा पोषित एक व्यक्ति हैं जो भारत की यात्रा पर आई हैं और भारत को डील साइन भी करना पड़ेगा। वेनेजुएला के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज ने नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक रणनीतिक बैठक की। जनवरी 2026 में एक सैन्य अभियान के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा करके ले गए, तो उसके बाद से इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रे टंडन के अनुसार दोनों नेताओं के बीच वेनेजुएला रणनीतिक संक्रमण पर बहुत ही स्पष्ट बातचीत हुई है। वेनेजुएला को भारत ने एक पसंदीदा भागीदार के रूप में बताया है। बिफोर डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे वेनेजुएला के साथ अच्छे संबंध थे। भारत के एक कंपनी ओएनजीसी की ही विदेश की शाखा है, जो नाइजीरिया में भी कार्यरत है, वियतनाम में भी कार्यरत है, वेनेजुएला में भी कार्यरत है। ये वहाँ पर भी तेल निकालने काम करती है। तो ओएनजीसी का वेनेजुएला के साथ में तो काफ़ी पहले से काम चला रहा है, लेकिन बीच में ठप पड़ गया था क्योंकि वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है वो देश। लेकिन अब जब अमेरिकी शासन सत्ता फिर से वहाँ पर स्थापित हुई है, तो माना जा रहा है इससे भारत को कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, और हो भी रहा है। हमने तेल खरीदा है। पिछले महीने जो तेल सप्लायर्स थे भारत के, उसमें टॉप 3 में वेनेजुएला का भी नाम आ गया है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। वेनेजुएला को तेल को रिफ़ाइन करना आसान बात नहीं है, लेकिन अपने अंबानी भाई के पास में है रिफ़ाइनरी जिसमें रिफ़ाइन किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कच्चे तेल के नए स्रोत तलाश कर रहा है। नए स्रोत क्या है? बहुत पहले से हम वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, कोई याद से खरीद रहे हैं क्या? भारत वर्तमान में केवल सॉफ्ट मार्केट, तत्काल खरीद से वेनेजुएला का तेल खरीद रहा है, जिससे वह इस महीने भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। कहाँ से? तो दक्षिण अमेरिका से हम ला रहे हैं। और हमारे लिए ज़रूरी भी था। वेस्ट एशिया में क्राइसिस के कारण से जब यहाँ से तेल की आपूर्ति बाधित हुई, तो हमें नाइजीरिया से, वेनेजुएला से, ऐसे देशों से भी तेल लाना पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार दोनों पक्ष अब दीर्घकालिक सुरक्षित अनुबंधों की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ना भी मजबूरी भी है भारत की। स्पष्ट बोलना चाहिए हमेशा। बच्चों को या किसी को भी जब आप पढ़ा रहे हैं ना, कभी भी उसको भ्रम में नहीं रखना चाहिए। स्पष्टता के साथ मैंने आपको समझाया। अब आपकी अपनी बुद्धि शक्ति है, इस्तेमाल करके हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या सही है, क्या गलत है, इसे आपको समझना चाहिए। कोचिंग का कभी भी या पढ़ने का कभी भी मकसद केवल फैक्ट्स रटना नहीं होता है। पटना की सड़कों पर जो आप देख रहे हैं कि छात्र अपने भविष्य से ज़्यादा कोचिंग के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआई मेंस पेपर लीक होने के संदेह है, संभावनाएं हैं, पता नहीं सच है या गलत, उसको लेकर के कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। एईडीओ जैसा बड़ा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एक कोई आपको बाहर नहीं दिखे। 70 बीपीएससी को लेकर इतना प्रदर्शन हुआ, लेकिन समर्थन कम मिला था उसको, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स कोचिंग शिक्षकों के लिए सड़क पर निकल रहे हैं। तो अपने भविष्य का देखिए। कोचिंग के भविष्य सबके सुरक्षित ही होते हैं।
इन नौटंकियों से बचकर रहेंगे तो बेनिफिट होगा आपके लिए। तो इसलिए जब भी कोई फैक्ट मैं पढ़ाता हूँ, विश्लेषण में समझाता हूँ, तो उससे फिर से सोचना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि इसमें से और क्या मैं निकाल सकता हूँ, तब जाके आपका अपना मन मस्तिष्क काम करना शुरू करेगा। नहीं तो जो मैंने पढ़ाया, देखा, बंद कर दिया, फिर बात ख़त्म, आपने उसके आगे का सोचा ही नहीं, है ना। देखिए ज़रा क्या है, अप्रैल और मई 2026 में वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक था। इस भविष्य की क्षमता का और अधिक लाभ उठाने के लिए भारतीय तकनीकी टीम जल्द ही वेनेजुएला का दौरा करेगी और वहाँ पर हमारे ONGC के पहले से ही बहुत ही भारी भरकम निवेश किए गए हैं। बाजार का विनियामक उदारीकरण होगा। वेनेजुएला ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा ढांचागत सुधार कर रहा है, जिसके तहत तेल, बिजली दोनों बाज़ारों को निजी पूंजी के रूप में खोला जा रहा है। जो पहले वहाँ पर सरकार का काम हुआ करती थी, वो निजी पूंजी के रूप में खोला जा रहा है। या निजी पूंजी मतलब प्राइवेट कंपनियाँ, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आकर के करेंगी, भारत की भी कंपनियाँ जाएंगी। भारतीय कंपनियों के लिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अवसर भी होगा। वेनेजुएला की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वे व्यापार के लिए पूरी तरह से खुले हैं। भारतीय तेल कंपनी अपस्ट्रीम खोज व उत्पादन, डाउन स्ट्रीम रिफाइनिंग और वितरण, सभी क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। आप आइए और निवेश कीजिए, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। रणनीतिक क्षेत्र चर्चा के मुख्य विनियामक बिंदु, भेषज। वेनेजुएला ने इसे अपनी प्राथमिक सूची में रखा है कि भारतीय निर्माता वेनेजुएला के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम लागत पर फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करेंगे। जन औषधि योजना का विस्तार हो सकता है वेनेजुएला के लिए। अन्य खनिज और उद्योगों के लिए भी वेनेजुएला और भारत जो हैं वो सहयोग कर सकते हैं। ये वेनेजुएला का मैप है। वेनेजुएला का मैप देखिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में यह स्थित है देश। कराकस इसका कैपिटल है। यहाँ पर गुएना आपको दिख रहा है, गुएना ये कोलंबिया है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये कैरेबियन सी का इलाका है। वेनेजुएला एक आर्थिक रूप से समृद्ध देश हुआ करता था, जिसके पास में दुनिया में सबसे अधिक तेल का भंडार मौजूद है। सबसे ज़्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास में ही है। ये काफ़ी उन्नत और हाई कैपिटल वाला देश हुआ करता था। लोगों की इनकम भी अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन खराब शासन प्रणाली ने इस देश को तबाह बर्बाद कर दिया। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो एंडीज पर्वत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र प्रसिद्ध एंडीज पर्वत का हिस्सा है, जहां वेनेजुएला की सबसे ऊंची चोटी पिको बोलीवार 4,978 मीटर ऊंची है। पिको बोलीवार ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मेराकाइबो बेसिन यह उत्तर पश्चिम में एक नीचा और दलदली क्षेत्र है, जहां पर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील लेक मेराकाइबो किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मेराकाइबो है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है। इस प्रकार से आपसे सवाल आ सकता है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लेक मेराकाइबो ही दुनिया का सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार के रूप में जाना जाता है। ओरिनोको मैदान या लानोस यह देश के मध्य भाग में स्थित एक विशाल उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ से होकर वेनेजुएला की सबसे लंबी और मुख्य नदी ओरिनोको बहती है। इसी के आधार पर इसका नाम है ओरिनोको मैदान। जैसे गंगा का मैदान, वैसे ही ओरिनोको का मैदान। गुएना उच्च भूमि ये पश्चिमी भाग में होगा, पूर्वी भाग में होगा। दक्षिण पूर्व में स्थित यह क्षेत्र प्राचीन पठारों और सघन वर्षा वनों से ढका हुआ है। जल विज्ञान और वैश्विक रिकॉर्ड, एंजेल जलप्रपात यह दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। गुएना उच्च भूमि के चुरून नदी पर स्थित एंजेल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। 979 मीटर यह ऊंची है। यहाँ की अनूठी प्राकृतिक धरोहर है, जरूर ही याद रखें इसको। सीमाएं तो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से। स्थलीय सीमा पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राज़ील, पूर्व में गुएना के साथ इसकी स्थलीय सीमाएं लगती हैं। ज़रूर याद रखिएगा। ये वेनेजुएला के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। कितने ही सारे टॉपिक हमने किए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।